हेलो 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 बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी मस्त होगी और ज़बरदस्त चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ भी होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर से आ चुका हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज का फिजिक्स का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर डिस्कस करना है। तो इस चैप्टर से मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। ठीक है, ये चैप्टर है भी थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूंगा, पर हाँ थोड़ा सा जिसमें पेशेंस चाहिए होता है इस चैप्टर में, राइट। तो डोंट वरी, इसमें जितने भी सवाल हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और आपको उसका लॉजिक समझाने का पूरा मेरा प्रयास होगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, पक्की बात है ये। तो डोंट वरी, आप आराम से इस लेक्चर को देखें और कुछ भी अगर आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक। इस लेक्चर को देखने के लिए सबसे पहला काम जो आपका काम है, ड्यूटी है, वो है कि सेक्शन को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाए फ्यूचर में, जो भी कंटेंट हम बनाए वो आप तक समय पर पहुंच सके। दूसरा बेटा, हाथ बांध के लेक्चर नहीं देखना है, पेन और पेपर ले लेना है और जहां जहां पे कैलकुलेशन हो वहां वहां कैलकुलेशन साथ में करनी है। ठीक बेटा। और अंत में लेक्चर के एक कमेंट छोड़ के जरूर जाना है, जिससे कि हम अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सके और हमें पता चल सके कि आपकी क्या जरूरत है, आप कहाँ वीक हैं, आपको कहाँ हमारी हेल्प की जरूरत है और हम अकॉर्डिंगली आपको फिर हेल्प कर पाए। ठीक है बेटा। तो बिना समय बर्बाद किए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं आज। ठीक। तो पहला सवाल क्या है भाई? पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के आउटसाइड कहाँ पे लाई करता है, ठीक है, ये पूछा है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है बेटा? पेंसिल है। पेंसिल कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है, मोर और लेस ऐसी। ठीक, इसका यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऐसा नुकीला होगा, लाइक दिस। और सिलिंड्रिकल टाइप की होती है। कैसा शेप होता है इसका? सिलिंड्रिकल। ठीक। तो सिलिंड्रिकल जो पेंसिल, उसका शेप कहाँ होता है? उसके सेंटर पर। ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास। ठीक। तो यहाँ पर इनसाइड द बॉडी सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। ठीक। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट क्या होता है बेटा? आपने गेम देखा होगा, एक ऐसी लोहे की बॉल होती है, ओलंपिक्स में भी हुए कंप्लीट, आपने देखा होगा। इस बॉल को एथलीट्स फेंकते हैं, ये आयरन की बॉल होती है बेटा, आयरन की या स्टील की बॉल होती है और ये हैवी होती है और इसको एथलीट्स फेंकते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट पुट। इसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ करेगा? इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर। ठीक, सेंटर। तो ये स्फेयर होती है, स्फेरिकल होती है शॉर्ट पुट, और इसमें भी इनसाइड लाई कर रहा है। ठीक है बेटा। तीसरा है डाइस। डाइस आपको मालूम है क्या होता है भाई? डाइस आपको मालूम है क्या होता है? इस टाइप से होता है। ठीक, दिस इज डाइस। क्यूब के शेप में होता है और क्यूब का सेंटर ऑफ मास आपको मालूम है कहाँ होगा? इसके बॉडी सेंटर पर। क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बेटा? बॉडी सेंटर पर। तो यहां पर भी इनसाइड होगा, यहां पर भी इनसाइड होगा। क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके सेंटर पर। तो यहां भी क्या होगा बेटा? इनसाइड होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या है? बेंगल। ठीक, दिस इज बेंगल। ये बेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर पर। ये कहाँ लाई कर रहा है बेटा? आउटसाइड। इसमें कहाँ लाई कर रहा है? आउटसाइड। बेंगल के ऊपर, बेंगल की बॉडी जहां मास है वहां पर सेंटर ऑफ मास नहीं है, उसके जो मेट्रिकल सेंटर पर है, जो कि आउटसाइड द बॉडी है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, कहां पर आउटसाइड द बॉडी होगा? तो बेंगल पे होगा बेटा। ठीक, आसान सवाल था। हालांकि मैंने डायग्राम इसलिए बना दिया जिसमें आप विजुलाइज कर पाओ, अदरवाइज डायग्राम की नीड नहीं थी यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये देखो, सबसे पहले कुछ आपको फॉर्मूले याद दिला देता हूं मैं। ठीक। जो हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सम बॉडीज। ठीक। सबसे पहले किसका? हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल।
इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बेटा, वो हो जाएगा r/2 पे। यस सर। फिर सॉलिड हेमिस्फेरिकल सेल, इसका कहाँ होता है सर, इसका होता है 3r/8 पर, 3r/8 पर। ठीक, ये दो फॉर्मूले इसमें यहां पर लगेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दो फॉर्मूले लगेंगे। आपको याद था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद था तो मैंने आपको याद दिला दिया कि ये दो फॉर्मूले यहां पर लगने वाले हैं। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ये फॉर्मूले कैसे और कहां लगेंगे। देखो, सबसे पहले ये जो पूरा शेल है, ये जो पूरा सेल है, इसका ये जो अपर वाला पार्ट है जिसको मैं पिंक से दिखा रहा हूं, या पिंक क्या, यहां आप क्लियरली देख सकते हो कि हॉलो स्फीयर है और यहाँ पे हवा भरी हुई है। हवा का हम मास नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो उसको हमें अकाउंट में लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली दो चीजें हमारे पास है, एक को हम पिंक से दिखा रहे हैं, एक तो स्फीयर ये है, ठीक, जिसको हमने पिंक से यहां दिखाया। इस स्फीयर का जो मास है हम मान लेते हैं कि m है। ठीक, तो स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा, स्फीयर के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, पिंक से हमने दिखाया। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं 0,0। ठीक, यहाँ पे हम इस तरीके से एक वो भी बना देते हैं, एक्सेस भी बना देते हैं कैलकुलेशन के लिए, ये ऐसा। तो ये यहां पर ये होगा 0,0, 0,0। ये किसका है, जो हेमिस्फेरिकल ये शेल है, जो इसका मास हम m मान लेते हैं। अब दूसरी चीज यहां पर क्या है भाई, दूसरी चीज यहां पर है ये सेंड, आ गया मैं। दूसरी चीज यहां पर क्या है, ये सेंड, जिसको ये डॉटेड डैश डैश कहकर दिया है। सेंड कैसा बिहेव करेगा बेटा, सेंड कैसा बिहेव करेगा, सेंड एक सॉलिड हेमिस्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा। तो इसका जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, वो इसके बेस से 3r/8 की दूरी पर होगा, ये 3r/8। तो इसका जो शेल है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा सर, वो लाई करेगा 0,-3r/8, 0,-3r/8। और मान लेते हैं कि इसका मास क्या है, m डैश है, इसका मास क्या है, m डैश है। अब आपको अगर पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना पड़ जाए, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो XCM सबसे पहले करेंगे, वो क्या हो जाएगा सर, ये बड़ा वाला जो शेल है पिंक से जिसको दिखाया, उसका मास इनटू उसका एक्स कंपोनेंट, एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का वो है 0, प्लस जो बड़ा ये जो मिट्टी है, जो सेंड है, उसका मास वो मान लिया हमने m डैश, इनटू उसका जो x कंपोनेंट है वो भी क्या है, 0 है बेटा, आपको दिख रहा है ये 0 है, अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा, m प्लस m डैश। तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो XCM क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही YCM, अब YCM जब निकालोगे तो शेल का मास इनटू उसका y जो कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट का बेटा 0 है, तो ये 0 हो गया, प्लस ये जो सेंड भरी है उसका मास m डैश इनटू उसका कोऑर्डिनेट, उसका y कोऑर्डिनेट कितना, -3r/8, होल अपॉन m प्लस m डैश। क्लियरली आपको दिख रहा है ये कितना हो जाएगा, -3r/m डैश अपॉन 8m प्लस m डैश। तो ये कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का है वो कहीं यहां लाई कर रहा होगा। देखो, m डैश अपॉन m प्लस m डैश, ठीक है, m डैश, m डैश अपॉन m प्लस m डैश, ये लेस देन किसके होगा, 1 के। ठीक, तो ये जो पूरा सेंटर ऑफ मास है ये लेस देन किसके होगा,
मतलब 3r/8 से ऊपर होगा, 3r/8 से ऊपर होगा। न्यूमेरिकली लेस देन किससे होगा, 1 से। तो 3r/8 से कहीं ऊपर होगा, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास सिस्टम का लाई करेगा। ये है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं पर। तो हमारा पॉइंट सी है। ठीक, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें देखो भाई जरा क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन yz प्लेन, yz प्लेन में मूव कर रहा है विथ a यूनिफॉर्म velocity v with its trajectory running parallel to plus y axis। ठीक, ये जैसे दिखाया गया है। एंड इंटरसेक्टिंग z एक्सिस एट z इक्वल टू a, ये z इक्वल टू a पे है और y एक्सिस के पैरेलल पे। चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम, हमको क्या निकालना है, चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन, अबाउट किसके, ओरिजिन के। एज इट बाउंसेस इलास्टिकली, कैसे बाउंस हो रहा है बेटा, इलास्टिकली बाउंस हो रहा है फ्रॉम वॉल, फ्रॉम द वॉल। अब ओरिजिन कहाँ है भाई, सबसे पहले ओरिजिन इज दिस। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये इस तरीके से बॉल जाएगा इसके अलाउंग और ऐसे टकराएगा और फिर वैसे ही वापस लौट जाएगा। ठीक, अब जब टकराने वाला होगा जस्ट, ये हमने बॉल बना दिया, तो उस समय पर हमें बताना है क्या, हमें बताना है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा क्या होगा। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर, सर एंगुलर मोमेंटम होता है एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। यस सर, एंगुलर मोमेंटम ये होता है एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है। अब अगर ये एंगुलर मोमेंटम होता है तो अब सबसे पहले देखो पी वेक्टर कहाँ होगा, सबसे पहले पी वेक्टर बनाओ। सर पी वेक्टर तो ये है इनिशियली, ऐसा है। और आर वेक्टर कहाँ है सर, आर वेक्टर कहाँ है सर, आर वेक्टर बताओ। 0,0 से इस पॉइंट को ऐसे एक्सटेंड कर दो, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर। ठीक, ये आर वेक्टर हो गया। ठीक, अब यहां आप देखो क्लियरली पी और आर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा, यही थीटा तो ये एंगल भी है, यही थीटा तो ये एंगल भी होगा। आपको अगर मैग्नीट्यूड निकालना है एंगुलर मोमेंटम का, तो वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यस सर, इंटू साइन थीटा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू आर वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड साइन थीटा। यस सर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है सर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये है इतना, ये इतना है। आर साइन थीटा कितना हो जाएगा सर, सर ये वाली लेंथ तो हो जाएगी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और ये वाली जो लेंथ होगी वो हो जाएगी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, यही तो फिर ए है। यस सर, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, यही तो ए है, तो ये क्या चीज हो जाएगी, मॉड ऑफ पी वेक्टर इंटू ए, मॉड ऑफ पी वेक्टर इंटू ए, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इंटू ए। अब पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, सर वो होता है एम इंटू वी इंटू ए। पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी हमको डायरेक्शन भी बतानी। ये किसकी बात हो रही है, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, आई की बात। ठीक, अभी इनिशियल की बात चल रही, अब इसका डायरेक्शन बताना है। अब देखो ध्यान से, वाई ये है, तो अब यहाँ पे हमको पहले डायरेक्शन के लिए हमको स्केल बनानी पड़ेगी, राइट। वाई ये दिखाया है, जेड ये दिखाया है, तो एक्स कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। अब एक्स अंदर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ जाएगा, पहले हमें ये सोचना है। तो हमें मालूम है, ध्यान रखना बेटा,
आपने पढ़ा हुआ था कि आई जे के, ठीक है, आई जे के, ये आपने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर होता था के वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर होता था क्या, आई वेक्टर, और के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर होता था क्या, जे वेक्टर। ये होता था भाई, ये होता था भाई। अब यहां से आप देखो y और x ये है, अगर हम x को अंदर की तरफ ले रहे हैं, ठीक, अगर ये x मान लिया जाए तो x क्रॉस y क्या होना चाहिए, x मतलब i कैप, i क्रॉस j k होना चाहिए। तो अब देखो x क्रॉस y, x क्रॉस y, ठीक, x क्रॉस y। अब देखो x मान लेते हैं, इसको x मान लेके मान लेते हैं अंदर की तरफ x होगा, तो x क्रॉस y करोगे तो x क्रॉस y आप करो x से y की तरफ, मतलब नीचे की तरफ z आ रहा, मतलब हमको ऊपर लेना पड़ेगा। तो प्लस एक्स ऐसा आएगा और ये माइनस एक्स आएगा। बेटा ये बहुत जरूरी है ये समझना, क्यों, क्योंकि आप ये नहीं समझोगे ना तो आपका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शंस हैं, ये आपका जो कार्टेशियन प्लेन जो आप ड्रॉ करोगे पेपर पे वो भी फॉलो करना चाहिए, ठीक। तो प्लस एक्स बाहर की तरफ आएगा, ठीक, प्लस एक्स बाहर की तरफ आएगा। अब यहां से देखो आपको क्या करना था, आर क्रॉस पी करना था, तो देखो आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी करो जरा, आर से पी की तरफ, आर से पी की तरफ, आर से पी की तरफ करोगे तो देखो माइनस एक्स की तरफ जा रहा है, तो यहां पे ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आई कैप के, माइनस आई कैप के बराबर, माइनस आई कैप के बराबर। अब आपको निकालना है सिमिलर मैनर में, क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है फाइनल एंगुलर मोमेंटम, एल वेक्टर फाइनल, ठीक। इसका मोड क्या हो जाएगा भाई, अब फाइनल में क्या हुआ, जस्ट इसका जो फाइनल अगर आप डायग्राम देखोगे तो जस्ट ऐसे गया और वापस कोलिजन होकर ऐसी वेलोसिटी हुई, तो आर वेक्टर तो वही होगा, बट इस बार पी वेक्टर चेंज हो जाएगा। इस बार क्या हो जाएगा बेटा, पी वेक्टर चेंज हो जाएगा, पी वेक्टर ऐसे चेंज हो जाएगा, इस बार फाइनल फाइनल पी वेक्टर ऐसा हो जाएगा, ठीक, दिस इज पी वेक्टर, पी, ठीक। अब इस बार एंगल कितना हो गया, ये हो गया एंगल, इस बार एंगल कितना हो गया, ये हो गया, दिस इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी, दिस इज थीटा। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के लिए आप क्या लिखोगे, मॉड आर परपेंडिकुलर इंटू पी, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये पूरा चीज आर वेक्टर साइन थीटा, इसको आप आर परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा एम इंटू वी इंटू ए, ये इतना ही बनेगा। अब आपको डायरेक्शन देखनी है बेटा, अब इस बार फिर से हमको क्या करना होगा, आर क्रॉस पी, तो आर ये है पी ये है, तो इस डायरेक्शन में आप करो आर क्रॉस पी, ये कहाँ प्लस एक्स की तरफ आ रहा है, ये हो जाएगा प्लस आई कैप। तो आपको क्या निकालना था बेटा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना था, डेल्टा पी, वो क्या हो जाएगा सर, डेल्टा एल, ठीक, वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा सर, फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा एम इंटू वी इंटू ए प्लस आई, माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एम इंटू वी इंटू ए आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा, टू एम वी ए आई कैप, ठीक। आई कैप को कभी कभी किताबों में ई एक्स कैप भी लिख दिया जाता है, कभी कभी आई कैप को ई एक्स कैप भी लिख दिया जाता है, जे कैप को ई वाई कैप भी लिख दिया जाता है, और के कैप को ई जेड कैप भी लिख दिया जाता है कभी कभी किताबों में। तो इस किताब में भी ऐसे लिख दिया गया है, तो आंसर हमारा ये आ गया। इंपॉर्टेंट यहां पे क्या था भाई, इंपॉर्टेंट यहां पे था कि आप कार्टेशियन प्लेन सही बनाओ। कार्टेशियन प्लेन कैसे सही बनेगा उसको मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक। मान लेते हैं कार्टेशियन प्लेन का सही बनाने का सिंपल सा रूल है भाई, ठीक है, टू ड्रॉ
करेक्ट कार्टेशियन प्लेन। जस्ट फॉलो रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है वो हमने पिछली साइड पे आपको बता दिया। अब जैसे मान लेते हैं आपने x ऐसा बना दिया, ठीक है, और आपने z ऐसा बना दिया। मान लेते हैं आपने x ऐसा बना दिया और z ऐसा बना दिया। अब आप बताओ y कैसा होगा। तो अब देखो x मतलब क्या, ये प्लस आई कैप है, और z मतलब क्या, ये प्लस के कैप है। तो हमें मालूम है कि k वेक्टर क्रॉस i वेक्टर क्या होता है। सब पीछे स्लाइड में देख के बता दो। k क्रॉस i j होता है बेटा, क्या होता है, j होता है। हमको ये बात मालूम है। तो k क्रॉस i, अब यहां देखो k से i की तरफ अपने है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको नहीं दिख रहा हूं, पर आप इतना, आपको फिजिक्स आता है, इतना आप कर पाओगे। अपने हाथ को ऐसा रखो, k से i की तरफ उंगलियों को लाओ, तो आप देखोगे नीचे की तरफ थंब आ रहा है। तो जे कैप कहां बनेगा सर, जे कैप की डायरेक्शन में बनेगा सर। जे कैप कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर हम k क्रॉस i करेंगे तो k से i की तरफ थंब लेकर, उंगलियां लेकर आओ अपनी, तो जे कैप ऐसा बनेगा। यस सर। और बता दो सर, एक दो एग्जांपल और बता दो जिसमें हमको क्लियर हो जाए। अच्छा, कोई नहीं, बता देते हैं, काहे टेंशन ले रहा हो। सर हमने ना जे कैप ऐसा बना दिया, मान लीजिए हमने जे कैप ऐसा बना दिया, ठीक, हमने जे कैप ऐसा बना दिया, हाँ, और आई कैप ऐसा बना दिया। अब बताओ के कैप कहां बनेगा। सर हमें मालूम है कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्या होता है, के वेक्टर होता है। कैसे बता, अरे भाई पिछले वाला टेबल बार बार भूल जाते हो, ये तो लिखा है, ये तो हमने लिख के बताया। हाँ सर, हाँ याद है। तो फिर से वही थंब रूल, अपने हाथ को इसके प्लेन में रखो और आई से जे की तरफ जाओ। आई से जे की तरफ जाओगे तो आप देखोगे आपका थंब नीचे की तरफ आ रहा होगा। आई से जे की तरफ जा रहे होगे तो नीचे की थंब आ रहा होगा। तो आपका जो के कैप है वो कैसा बनेगा, नीचे की तरफ, ये ओ ऐसा बनेगा। ठीक है सर, और एक एग्जांपल ले लो, और एक और बता देता हूँ भाई, और एक और बता देता हूँ। ठीक है, के और आई ले लिया, आई और जे ले लिया। अब जे और के मान लेते हैं हमने जे ऐसा बना दिया, ठीक, मान लेते हैं हमने जे ऐसा बना दिया और के ऐसा बना दिया। अब आई कहां बनेगा, ये एंगल 90 ही है, ठीक। अपना हाथ रखो, आपको मालूम है जे क्रॉस के होता है आई। आपको ये बात मालूम है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है। कैसे पता सर, यहां देख लो, जे क्रॉस के आई होता है। तो हाथ रखो ऐसा और जे से के की तरफ लेके जाओ। जे से के की तरफ लेके जाओगे तो आप देखोगे ऊपर की तरफ थंब है। जे से के की तरफ लेके जाओगे अपनी उंगलियों को तो ऊपर की तरफ थंब आ रहा है। तो ये अपना आई ऐसा बन गया भाई, ये अपना बन गया आई की। अच्छा, अगर आप इसका उल्टा बना देते, कोई बोलता सर हमने जे ऐसा बनाया है, के ऐसा बनाया फिगर में, और आई यहां बना दिया, ये कुछ लोग लापरवाही कर देते हैं। जे ऐसा बना दिया मान लो किसी ने, के ऐसा बना दिया और प्लस आई ऐसा बना दिया। तो सर ऐसा बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई समस्या है क्या। बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आ जाएगी, सही आ जाएगी, बट आपका जो डायरेक्शन आएगा ना उल्टा आ जाएगा। अगर ये कार्टेशियन प्लेन सही नहीं बनाओगे ना तो डायरेक्शन आपका उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए आपको ड्रॉ करना होगा सही कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, अदरवाइज डायरेक्शन विल, जो आपका डायरेक्शन आएगा उल्टा आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो, अब हालांकि इसमें तो इन्होंने माइनस का साइन नहीं दिया हुआ था, अदरवाइज अगर यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा बना देते ये लोग, एक ऑप्शन मान लो ई ऑप्शन ऐसा बना देते, -2mva क्या, ऐसा ऑप्शन अगर बना देते तो आधे बच्चे गलत कर देते, आधे बच्चे। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं दिया ऐसा ऑप्शन, बन जाता तो आधे बच्चे गलत करते बेटा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन को समझना कि कार्टेशियन प्लेन सही बनाना जरूरी है। तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं।
अब क्या बोला जा रहा है, when a disk rotate with uniform angular velocity which of the following is not true। अब डिस्क है एक, ठीक है, अब एक डिस्क है जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक, ये डिस्क है, ये कुछ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे रोटेट कर रही है, तो कौन सा सही नहीं है, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क रिमेन द सेम। तो डिस्क के, अब जैसे इस डायग्राम में जो हमने बन दिखाया है, तो सेंस ऑफ रोटेशन अगर ऐसा है तो आपका जो ओमेगा है वो कैसा बनेगा सर, ओमेगा ऐसा बनेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। और अगर सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट आप कर देते हो बेटा, ये आपकी डिस्क है अगेन वही, ठीक, और इसका सेंस ऑफ रोटेशन आप ऐसा कर देते तो बेटा ओमेगा की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, ओमेगा की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। तो सेंस ऑफ रोटेशन सेम होना चाहिए अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। क्यों? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बोथ। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, ठीक है। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना सर, वो क्या होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो दोनों का सेम रहना जरूरी है। तो अगर बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है तो इसका मतलब यह है कि दोनों चीज सेम है। ऑब्वियस सी बात है, सेंस ऑफ रोटेशन सेम होना चाहिए, तो ये बात सही है। और हमको क्या बताना है, नॉट ट्रू, कौन सी चीज सही नहीं है वो हमें बता रहा है, ठीक। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन रिमेन सेम। अरे भाई ये भी सही पॉइंट है। क्यों? अब देखो, मान लेते हैं आपने एक डिस्क ऐसी बनाई पहले, ठीक, तो ये ऐसे रोटेट हो रही थी ऐसे, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी था वो, इसके एंगुलर वेलोसिटी कहां होगा, एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी था वो कुछ ऐसा परपेंडिकुलर था। अब आपने क्या किया, इसका जो एक्सिस है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, इसके एक्सिस को कुछ आपने ऐसा थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, कुछ ऐसा आपने टिल्ट कर दिया, ठीक। तो ये डिस्क ऐसी बन गई। अब इस बार इसका ओमेगा अब कैसा हो गया, ये ओमेगा हो गया ऐसा। पहले ओमेगा की डायरेक्शन ये थी, अब ये हो गई। तो आप क्लियरली देख रहे हो ओमेगा की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा हैज चेंज। तो अगर यूनिफॉर्म रखना है तो ओरिएंटेशन को भी आपको सेम रखना पड़ेगा। अगर ओरिएंटेशन आपका सेम नहीं रहेगा तो आपकी ओमेगा चेंज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ रोटेशन इज नॉन जीरो एंड रिमेन सेम। ये बात भी सही है। ओमेगा की जो मैग्नीट्यूड है वो भी नॉन जीरो रहना चाहिए और वो भी सेम रहना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड भी बदलेगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बदल जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो एंड रिमेन सेम, ये गलत है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन मिल रहा है डिस्क को तो हमने पढ़ा है कि ओमेगा एफ, ये क्या हो जाता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो अगर अल्फा की वैल्यू जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ओमेगा एफ विल चेंज, मतलब मैग्नीट्यूड विल चेंज। और मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो ही गया, तो ये गलत है। तो हमको नॉट ट्रू बताना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं। अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट हैज अ
small piece q of irregular shape removed and glued to the center of plate, leaving a hole behind. The moment of inertia about the z axis is then. अब आपको एक बात पता है कि जो मास होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उतना ज्यादा होगा. तो इफ मास इज फार अवे, ठीक, इफ मास, क्या कैसे कहें, इफ mass is at a larger distance from axis of rotation, then moment of inertia is more. ठीक है. अब आप जब ये पीस को उठा के यहां पे रख रहे हो तो मास को आप क्या कर रहे हो, एक्सेस ऑफ रोटेशन के ऊपर ला के रख रहे हो. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे मान लेते हैं. अब इसको आप ऐसा समझो, मान लेते हैं हम इस डिस्क को बहुत सारे, इस लेमिना को बहुत सारे पार्ट में काट देते हैं ऐसे. ऐसे इसको बहुत सारे पार्ट में काट दिया हमने. ठीक, ऐसा. ऐसे आपने बहुत सारे पार्ट में काट दिए. ठीक. अब यहां पे एक बात आप समझो, देखो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो टुकड़ा था, इसको लाके आपने यहां पुट किया है. ठीक, इसको लाके आपने यहां पुट किया है. बाकी टुकड़ों को तो छेड़ा नहीं. तो बाकी टुकड़ा का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मान लीजिए इसका कुछ I1 है, इसका कुछ I2 है ना, ऐसे ही बाकी टुकड़ों का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. वो सारा का सारा चूंकि छेड़ा नहीं गया तो वो सेम रहेगा. ये वाला जो पार्ट था ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ r डिस्टेंस दूरी पे था. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं कुछ dm मास रहा होगा, तो dm इंटू आर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा होगा. इसको लाके आपने यहां रख दिया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर क्या हो गया, वो हो गया जीरो. पहले इसका इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ रहा होगा, dm इंटू आर स्क्वायर, आप ऐसा करके लिख सकते हो. जब उसको आपने एक्सेस पे लाके ही रख दिया तो जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, जीरो हो गई. तो बाकी पार्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसा ही का वैसा ही है, पर ये वाला जो कंपोनेंट है ये गायब हो गया, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो ऐसे समझ सकते हो कि इनिशियल कंडीशन में जो I1 है वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं dm1 r1 का स्क्वायर प्लस dm2, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनका मास dm1 dm2 है, इंटू r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, ये हमने क्या लिखा है, ये हर एक छोटा टुकड़ा है ना जो, इसका हमने लिख लिया. मान लेते हैं n टुकड़ों में बांटा था, हर एक टुकड़े का डिस्टेंस r1 r2 r3 होगा, तो उसको हमने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिख लिया. अब हमने फाइनल में क्या किया, मान लेते हैं ये सेकेंड वाला टुकड़ा उठा के हमने यहाँ पे रख लिया. मान लेते हैं ये सेकेंड टुकड़ा था, इसको उठा के रख लिया. तो क्या होगा, ये पहला टुकड़ा तो वैसे ही का वैसे ही है, इसको हमने चूंकि उठा के यहाँ पे रख दिया, एक्सेस पे रख दिया, तो ये वाला टर्म जो है ये हो जाएगा जीरो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा. बाकी जो तीसरा टुकड़ा था dm3 r3 का स्क्वायर वो वैसे ही रहेगा, बाकी सारे टुकड़ों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा क्योंकि उनको छेड़ा नहीं गया. आप देख रहे हो ना, ये वाला टर्म पहले ऐड हो रहा था, ये जीरो हो गया. तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी वो कम होगी, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट सिस्टम का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी. तो ये हमने जितना डिटेल में हो सकता था हम समझा सकते थे, उतना डिटेल में हमने आपको ये सवाल हल करके बता दिया. अब बोला जा रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट इज नाउ इन द फॉलोइंग क्वाड्रेंट. अब हमको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, राइट. तो इसको हम अगेन डिवाइड कर लेते हैं ऐसे. ठीक, अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहां पर है 0,0 पे. क्यों, क्योंकि जितना मास यहां पर है उतना ही मास यहां पर है, और जितना मास यहां पर है उतना ही मास यहां पर है. और सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, जो लार्जर मास होता है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है.
सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड्स लार्जर मास, ये हमको ध्यान रखना है। अब ये क्यों हम बोल रहे हैं, अभी आपको समझ आएगा। अब इनिशियल केस में क्या हो रहा था, यहाँ मास सेम था, यहाँ मास सेम था, तो ओवरऑल यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल सेंटर था वहां सेंटर ऑफ मास था। अब फाइनल केस में क्या हो गया, फाइनल केस में क्या हो गया भाई, यहां पर मास और यहाँ मास तो सेम है, बट दिक्कत काय की हो गई, यहां से हमने एक मास उठा के यहाँ रखा है, ये यहाँ शिफ्ट किया है, तो इधर का मास कम हो गया। किसके कंपैरिजन में, उसके काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हायर मास की तरफ शिफ्ट होता, हमने आपको बताया। जैसे ही यहाँ मास कम हुआ काउंटर पार्ट के केस के कंडीशन में, तो यहाँ पे टुवर्ड्स लार्जर मास वो शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। जैसे ही यहाँ का मास शिफ्ट हुआ, जैसे ही यहाँ का मास शिफ्ट हुआ, तो टुवर्ड्स लार्जर मास, टुवर्ड्स हैवियर मास, सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। वही हुआ यहाँ पर। तो ये दोनों तो सेम थे, पर यहाँ पर मास ज्यादा हो गया, तो इसके तरफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, थर्ड कंपार्टमेंट में आ जाएगा मास। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अब बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो एक रॉड है भैया, ठीक, जिसकी लेंथ क्या है 1 मीटर, ठीक, और इसकी डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, वो कर रही है रो एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब हमको बताना है, अच्छा ये 1 मीटर की है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। हमको सेंटर ऑफ मास बताने कहाँ होगा, तो सिंपल सी बात है, इसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रख देते हैं ऐसे, ठीक, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसको रख देते हैं। तो एक्स सी ओ एम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के केस में सर वो तो होता है एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये होता है सर, हाँ हमने पढ़ा था ये बात। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक्स दूरी पर एक छोटा सा डी एक्स स्ट्रिप ले लेंगे, तो डीएम मास, छोटा सा मास क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इस रॉड का एरिया क्या था, ये वाला जो एरिया है, मान लेते हैं ये एरिया क्या है, ए है, तो रॉड का मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वो कितना होगा सर, डेंसिटी कितनी है, वो है ए 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, यस सर। वॉल्यूम कितना है सर, वो हो जाएगा डी एक्स इंटू ए। तो ये छोटा सा मास हो गया। अब इस पूरी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही आप वैल्यू को रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये एक्स तो फॉर्मूले में ही था, डीएम यहां से पुट कर दो, तो यह आ जाएगा स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए इंटू 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये वैल्यू यहां पुट किया हमने, और लिमिट कहां से, 0 से लेके 1 मीटर की है ना, अपॉन, अब यहाँ पे पुट करोगे डीएम की वैल्यू यहाँ, तो ये जाएगा स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1। अब स्मॉल ए कैपिटल ए तो कांस्टेंट है, ऊपर से नीचे बाहर निकल के कैंसिल। यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, ये x और बी एक्स क्यूब आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होना है यहाँ पे 0 से लेके 1, और नीचे क्या आ जाएगा सर, 0 से लेके 1 होना है 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर का। हाँ सर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स की पावर 4/4, 0 से लेके 1, और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेके 1। तो ये कितना हो जाएगा सर, एक्स सी ओ एम, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस b/4, 1/2 प्लस b/4 माइनस 0, और यहाँ पुट करोगे भाई 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस b/3 माइनस 0। ये कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 2 माइनस बी
2 प्लस बी अपॉन 4 होल अपॉन 3 प्लस बी अपॉन 3, तो हो जाएगा 3 अपॉन 4 2 प्लस बी अपॉन 3 प्लस बी आंसर। तो 3 अपॉन 4 2 प्लस बी, 3 अपॉन 4 2 प्लस बी अपॉन 3 प्लस बी, फर्स्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जेई मेन में और नीट में आ चुके हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी आ चुके हैं, ये क्वेश्चन नहीं पर इस तरीके के क्वेश्चन जेई मेन और नीट में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अ मैरी गो राउंड मेड ऑफ अ रिंग लाइक प्लेटफॉर्म। तो भाई ये कुछ ऐसा है, ठीक, ये है, और इसमें कुछ स्पोक्स भी लगे होंगे, ऐसे बना देते हैं उसके। ये मैरी गो राउंड है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अ मैरी गो राउंड मेड ऑफ अ रिंग लाइट प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियस आर। इसकी रेडियस कितनी बेटा, वो है आर, ठीक है सर। एंड मास एम, इसका मास कितना है, एम है। इज रिवॉल्विंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, एंगुलर स्पीड कितनी है इसकी, ओमेगा है। अ पर्सन ऑफ मास एम इज स्टैंडिंग ऑन इट। मान लेते हैं यहाँ कहीं मास एम का पर्सन है, मैरी गो राउंड का भी मास एम है और पर्सन का भी मास कितना है, एम है। इज स्टैंडिंग ऑन इट एंड पर्सन जम्प्स ऑफ द राउंड रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ राउंड, मतलब पर्सन ऐसे रेडियली अवे जंप कर जाता है, ऐसे, ठीक है, सेंटर ऑफ द एस सीन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। राउंड पे बैठ के जब देखोगे तो आपको रेडियली बाहर ऐसे निकलते हुए दिखाई देगा, ऐसे, ठीक। तो एंगुलर स्पीड ऑफ द राउंड आफ्टरवर्ड्स इज कितना रहेगा। अब जब बंदा यहां जंप करेगा, मान लीजिए हम मैरी गो राउंड पे बैठ के देख रहा हो, तो जब बंदा यहां जंप करेगा तो इसकी एक वेलोसिटी ऐसी होगी v, और एक वेलोसिटी इसकी, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी ओमेगा इंटू आर के बराबर, जब जंप करेगा जिस इंस्टेंट पे तब। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा सर, मैरी गो राउंड था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर स्क्वायर। सर ये स्पोक्स का जो वेट है, मास है, उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, इग्नोरिंग द मास ऑफ स्पोक्स, इसको इग्नोर कर दिया हमने। तो पहले सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, पहले मैरी गो राउंड का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, यस। मास जो मैन का है उसका भी एम ही दिया है, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। और इसकी एंगुलर जो वेलोसिटी वो ओमेगा, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा सर सिस्टम का, सर मैरी गो राउंड एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मान लेते हैं वो ओमेगा डैश से घूम रहा है, नया उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश, यस सर। सर मैन का जो, ये जो एम वी वाला कंपोनेंट है, ये तो सेंटर से ही पास हो रहा होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट हम लिख रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट हम लिख रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट ये वाला जो वी कंपोनेंट है, इसका तो कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं बनेगा, यस सर। बस ये वाला जो वेलोसिटी उसके पास होगा, क्योंकि जैसे ही वो कूदेगा तो एक उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगा मैन के पास, उसका मोमेंटम बनेगा, उसका एंगुलर मोमेंटम बनेगा। तो एम इंटू एंगुलर मोमेंटम, नहीं सॉरी, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना बनेगा, आर इंटू एंगुलर मोमेंटम पी, यस सर। और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो यहां पर साइन 90 डिग्री आएगा। ये कितना बन जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश, यस सर, प्लस आर, और एंगुलर मोमेंटम कितना बन जाएगा उसका, एम इंटू वी, ये मैन का मोमेंटम है, और ये क्या है, वी क्या है, आर ओमेगा, तो हम वहां पुट कर देंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 है। ये कितना बन जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश प्लस
v की जगह हम डालेंगे आर ओमेगा, तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर। ठीक, एम आर स्क्वायर ओमेगा। ये हमको मिल गया फाइनल मोमेंटम किसका, सिस्टम का। अब जब मैन कूदा है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लगा नहीं है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर होना चाहिए। सो एज नेट फोर्स ऑन द सिस्टम is 0, so final angular momentum should be equal to initial angular momentum। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई, एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा। ये किसका था, ये मैन का था फाइनल केस में, इज इक्वल टू 2 mr स्क्वायर ओमेगा। यहां से एक कैंसिल, एम आर स्क्वायर से फिर एम आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा डैश की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा। तो फाइनल जो वेलोसिटी होगी रिंग की वो भी क्या रहेगी, ओमेगा ही रहेगी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बी। तो ये बेटा बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, नीट में आने लायक तो बहुत ही शानदार सवाल। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, बी। ठीक, नेक्स्ट अगला बोल रहा है फॉर अ जनरल रोटेशनल मोशन। आई होप आपको पिछला वाला समझ आ गया होगा, अब ये वाला, ये भी अच्छा सवाल है। फॉर अ जनरल रोटेशनल मोशन, ठीक, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नीड नॉट बी पैरेलल। एंगुलर मोमेंटम जनरल इक्वेशन क्या है एंगुलर मोमेंटम की, सर एंगुलर मोमेंटम की जनरल इक्वेशन होती है क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होती है एंगुलर मोमेंटम की, कैसे बताएं, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं कि ये एक रोड है, ठीक, और एक यहां पर कुछ ऊपर एक स्फेरिकल कोई चीज है, ठीक, और ये मान लेते हैं ये अपना पॉइंट ओ है, ऐसा यहाँ पे एक्सेस जा रहा है अंदर की तरफ, ऐसे एक्सेस ऐसा है। अब ये कोई बॉडी स्फेरिकल बॉडी है जो v वेलोसिटी से आगे जा रही है, और साथ ही में साथ ये ओमेगा से घूम भी रही है, और ये इसका जो सेंटर है स्फेरिकल बॉडी का, ये कुछ मान लेते हैं v डिस्टेंस ऊपर है। तो आपसे अगर कोई एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए बोले, एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फेरिकल बॉडी, तो आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, मान लेते हैं प्लेट है, स्फेरिकल बॉडी नहीं, मान लेते हैं स्फेरिकल प्लेट है, ठीक, प्लेट ही है मान लेते हैं, प्लेट है ऐसे, कैसे लिखोगे, सर सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो हो जाएगा आई ओमेगा, हाँ सर, फिर इस सिस्टम का इसके अबाउट लिखेंगे तो हो जाएगा एम वी इंटू बी, या इसको हम इसको पहले लिख दें एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ओ। आई क्या होगा सर, वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, हाँ, और ये क्या हो जाएगा सर, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर क्या है, बी। ये आप क्या लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फेरिकल प्लेट। अब यहां आप क्लियरली देखो, ओमेगा का टर्म तो है ही है, बट ये क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, तो एल का डायरेक्शन ओमेगा के बराबर नहीं होगा यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये भी एक वेक्टर टर्म है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि एल एंड ओमेगा विल बी इन सेम डायरेक्शन, नहीं,
यहाँ पे जनरल इक्वेशन में ये वाला टर्म भी आता है। जनरल इक्वेशन में क्या आता है, ये वाला टर्म भी आता है। ठीक है, अगर इस प्लेट का आपको ओ के अबाउट लिखना हो तो सबसे पहले तो आपको उसको सेंटर के अबाउट लिखना होगा, प्लस फिर इस के अबाउट, ये दोनों टर्म आएंगे। आपने अगर रोटेशनल मोशन पढ़ा होगा तो आप समझ रहे होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाला टर्म भी आएगा जनरल इक्वेशन। ठीक है, हाँ, अगर आप एंगुलर मोमेंटम सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछोगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, तब एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। पर जनरल पॉइंट के अबाउट पूछोगे तब दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, फॉर अ रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम L, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर ऑलवेज पैरेलल। नहीं, एक मिनट, ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया, गलत नहीं, ये सही हो गया है ना। नीड नॉट बी पैरेलल, जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो, क्योंकि ये टर्म जो है ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा टर्म, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये गलत हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, फॉर अ जनरल ट्रांसलेशन मोशन एंगुलर मोमेंटम एंड वेलोसिटी आर ऑलवेज पैरेलल। ये फॉर अ जनरल ट्रांसलेशन मोशन एंगुलर मोमेंटम, ये एकदम सही है भाई। मोमेंटम एंड वेलोसिटी आर ऑलवेज पैरेलल, हाँ ये एकदम सही है भाई। मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। ये भाई ये हमेशा एम वी होता है, और एम क्या है, स्केलर है, तो पी का डायरेक्शन हमेशा वी के डायरेक्शन में ही होगा। तो ये टर्म, ये चीज एकदम सही। यहां पे भाई गेम अलग है, यहां ये वाला टर्म जो था ना, ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा था, तो एल ओमेगा के डायरेक्शन में नहीं होगा। यहाँ एल एक वेक्टर है, ओमेगा भी एक वेक्टर है, पर ये पूरी क्वांटिटी भी एक वेक्टर है भाई। तो आप ये नहीं कह सकते एल ओमेगा के डायरेक्शन में हो, बट यहां पे सिर्फ पी और वी है, तो ये वाली चीज सही होगी। फिर क्या बोल रहा है, फॉर अ जनरल ट्रांसलेशनल मोशन एक्सेलरेशन वेलोसिटी आर ऑलवेज पैरेलल। ऑलवेज पैरेलल ऐसा होता है क्या, ऐसा तो कभी नहीं पढ़े भाई। वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक्सेलरेशन मान लेते हैं कुछ i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसा कभी रूल कहां पढ़े हो कि भाई वेलोसिटी अगर ये है तो एक्सेलरेशन कुछ पर्टिकुलर होना चाहिए। भाई वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकती है। फिर मैंने आपको बताया था कि v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, ये इक्वेशन बनती है। इसमें आप u की वैल्यू और a की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो v की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बट u एंड a कैन बी एनीथिंग, ऐसा कोई नियम नहीं है कि u और a को पैरेलल ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बात एकदम गलत है कि ये पैरेलल ही हो, ऐसा गलत, दिस इज रॉन्ग। तो हमको क्या बताना, करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है। तो हमारा अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, ए और सी, ए और सी आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फिगर शोज टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स 1 and 2 ईच ऑफ मास m मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, यहां पे एरो ऐसा लगा है और यहां पे एरो ऐसा लगा है। ठीक है, ध्यान देना इस बात में। विद सेम स्पीड v along parallel lines at a particular instant r1 and r2 are their respective position, वो दिखाई गई हमको। ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए विच इज इन द प्लेन ऑफ पैरेलल लाइंस, तो हमको क्लियरली डायग्राम में दिखाया गया कि ए के रेस्पेक्ट में r1 r2 है। अब आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम L1 ऑफ पार्टिकल 1 अबाउट ए इज। अब आप जब एंगुलर मोमेंटम L1 लिखोगे, ठीक, वो कैसे लिखोगे भाई, वो लिखोगे r वेक्टर मतलब r1 वेक्टर, हाँ, क्रॉस p1। ठीक, अब यहां से देखना, यहां से देखना r1 क्रॉस p1, r1 क्या होगा भाई, कैसा बनाओगे, r1 दिखाया हुआ है वैसे, ये r1 है। ठीक, और p1 कैसा है, p1 ये है। ये क्या है, ये r1 है और ये p1 है। ठीक, r1 क्रॉस p1 करोगे तो इस डायरेक्शन में, ऐसे आप हाथ रखो और r से p की डायरेक्शन में जाओ तो आपको दिखेगा ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम का होगा आउट ऑफ द प्लेन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी
R1 क्रॉस P1 क्या हो जाएगा, मॉड R1 मॉड P1 इंटू साइन अल्फा, मान लेते हैं ये अल्फा एंगल है, तो R1 अब यहां पे लिखो आप मॉड P1, ठीक, और यहां पे R1 का मॉड, R1 का मैग्नीट्यूड इंटू साइन अल्फा। अब R1 साइन अल्फा क्या होगा, वो तो D1 होगा, क्योंकि ये अल्फा है तो ये अल्फा है, और ये अगर अल्फा है तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। भाई ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड R1 कॉस अल्फा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड R1 साइन अल्फा, जो कि D1 के बराबर है। और P1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, M इंटू वी, तो ये हो जाएगा M इंटू वी इंटू D1, और ये कहां हो जाएगा, आउटवर्ड द प्लेन, आउटवर्ड योर स्क्रीन, ठीक। इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड ऑफ योर स्क्रीन। अब आपको लिखना है क्या, सेकेंड का L2 वेक्टर, उसको कैसे लिखोगे सर, R2 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर। अब R2 के लिए फिर से वही खेल, यहाँ पे R2 बना दो भाई ग्रीन कलर से, ये बनाया R2, ये है R2 भाई। और P2 वेक्टर ऐसा है, दिस इज P2 वेक्टर। R2 क्रॉस P2 मतलब R2 से P2 के डायरेक्शन में, अब लेके जाओ R2 से P2 के डायरेक्शन में, यह क्या आ रहा है, इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको आप कैसे लिखोगे, लिखोगे मॉड R2 का मॉड P2 का वेक्टर इंटू साइन, अब मान लेते हैं इनके बीच में एंगल मान लेते हैं बीटा है, तो साइन बीटा, ये एंगल क्या है, बीटा है, ठीक। अब यहां से आप देखो R2 वेक्टर साइन बीटा, इसको एक साथ ले लो, और मॉड P2 क्या हो जाएगा, MV हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा D2, MV इंटू D2, और ये कहां आ रहा है, इनटू द प्लेन, इनटू योर स्क्रीन। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक, इन दोनों के एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। टोटल एंगुलर मोमेंटम आपसे कोई पूछ ले, टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का अगर पूछा जाएगा तो कितना लिखोगे सर, एल सिस्टम, दोनों का समेशन, तो आप कैसे लिखोगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो या तो आप इसको लिखोगे MV D1 माइनस D2, ठीक है, ऐसा लिखो, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। टोटल सिस्टम का पूछ लिया जाए तो ऐसे लिखोगे। अब हम पढ़ते हैं सवाल। पहला सवाल क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए अबाउट ए इज MV D1, इसका मैग्नीट्यूड MV D1 है, ये बात सही है, दिस इज करेक्ट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2 अबाउट ए इज MVR2, MVR2 नहीं MVD2 आ रहा है, ये गलत है। टोटल एंगुलर मोमेंटम, नेट एंगुलर मोमेंटम R1 प्लस R2, नहीं गलत है, D1 माइनस D2 है, या D2 माइनस D1 भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, राइट, ये गलत है, ऐसे तो नहीं आएगा। अब इफ, ठीक, इफ L1 का मॉड ग्रेटर देन L2 का मॉड, तब आप इसको ऐसे लिखोगे, और ये कैसा होगा, नेट इनवर्ट द प्लेन, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो MV इंटू D2 माइनस D1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L2 का मॉड ग्रेटर देन L1 का मॉड, और ये नेट किसके अंदर, आउट प्रोडक्ट, दोनों फॉर्म में इसको लिख सकते हो, ठीक। तो ये वाली जो बात है, ये वाली बात एकदम 100% सही है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए एंड डी, क्या आ गया, ए एंड डी, ए एंड डी। तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट, नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट एक्स एक्सिस इज 0। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क की बात हो रही है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपेटेबल, कौन कौन से कंपेटेबल, मतलब किस किस केस में ये चीज सही होगी। पहला है फोर्सेज में बी एक्टिंग रेडियली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस, ये बात तो सही है। मान लेते हैं ये कोई अपने पास कोई एक है, ये है डिस्क है, ऐसा डिस्क है। अब मान लेते हैं कि एक्सिस हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा एक्सिस है। अब इस डिस्क के अबाउट अगर रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रहा होगा, ऐसा फोर्स अगर ऐसा लग रहा होगा, ठीक, फोर्स अगर ऐसा लग रहा होगा, तो टॉर्क आप कैसे लिखोगे, टॉर्क इस केस में कितना हो जाएगा, 0। अगर फोर्स ऐसे लग रहा होगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा भाई, अगर रेडियल आउटवर्ड लग रहा है, क्योंकि ये फोर्स जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या हो जाएगा, कलेक्ट टच कर जाएगा। तो इस केस में जो आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और चूंकि आर परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टॉर्क जो होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अगर आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो वो लिखोगे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एफ का मैग्नीट्यूड। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिखोगे। अब अगर आर परपेंडिकुलर ही 0 हो जाएगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात तो एकदम सही है कि अगर ये हो जाए तो टॉर्क 0 होगा, ठीक। फोर्स में भी एक्टिंग ऑन द एक्सेस ऑफ रोटेशन, बात वही है, एक्सेस ऑफ रोटेशन पे अगर फोर्स लग रहा है मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन से क्रॉस हो रहा है, यही सेम कंडीशन बनेगी, तब भी 0 हो जाएगा, ये भी सही। फोर्स में भी एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब एक्सेस ऑफ रोटेशन के अगर पैरेलल आप लगाओगे, मतलब ऐसे लगा दोगे ऐसा, तब क्या होगा भाई, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब भी टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इस एक्सेस के अबाउट ये घुमा नहीं पाएगा। ये जो फोर्स मान लीजिए आप ऐसे लगा रहे होगा, अगर आप ऐसे लगा रहे हो फोर्स, तो ये वाला जो एक्सेस है, नहीं ये नहीं, अगर ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा भाई, इनके बीच में एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, फोर्स के बीच में और टॉर्क के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर एफ साइन थीटा, ये होता है टॉर्क का मैग्नीट्यूड। और ये वाला अगर एंगल 0 हो जाए तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वाली बात भी सही है, अगर पैरेलल लग रहा है तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल लग रहा है तो भी टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में भी। अब ये क्या बोल रहा है, टॉर्क कॉज्ड बाय सम फोर्सेज में भी इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ अदर फोर्सेज। हाँ ये बात भी सही है। मान लेते हैं तीन फोर्स या चार फोर्स लग रहा है, मान लीजिए एक पार्टिकल एक बॉडी पर, तो मान लेते हैं दो बॉडी की वजह से, मान लीजिए दो फोर्स लग रहे हैं 1 और 2, मान लीजिए 1 की वजह से टॉर्क टाउ 1 है और 2 की वजह से टॉर्क टाउ 2 है। और इफ टाउ 1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाउ 2 वेक्टर, अगर ऐसा आ रहा है तो जो नेट टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर दो या दो से अधिक फोर्सेस हैं, उसमें से कुछ फोर्सेस का टॉर्क बाकी फोर्सेस के अपोजिट है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि नेट टॉर्क क्या होगा, सारे फोर्सेस के टॉर्क का वेक्टर सम होगा, तो सब मिलके क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, चारों ऑप्शन इसके सही होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, फिगर शोज अ लेमिना, ठीक है। अब यहां पर एक लेमिना दिखाया है एक्स वाई प्लेन में, टू एक्सिस जेड एंड जेड डैश परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दो एक्सिस दिखाए गए हैं। ये है जेड डैश, ठीक है, ये कैसा प्लेन है, ये जेड डैश है और ये है जेड है। कैसे पता सर, क्वेश्चन में लिखा है कि अ फोर्स एफ एक्ट ऑन द लेमिना एज शोन इन द फिगर, कौन सा ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमें ये बताना है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमें ये बताना है। और इसमें लिखा हुआ है कि P इज क्लोजर टू जेड डैश, तो P क्लोजर है जेड डैश से, इसलिए हमें मालूम पड़ गया कि ये वाला चीज पास में हो। अब सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। टॉर्क टाउ कॉज्ड बाय एफ अबाउट जेड इज अलोंग माइनस के, ठीक। तो अब कैसे बताएं टॉर्क कैसा होगा,
तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, जेड एक्सिस की बात हो रही तो इसको और इसको ज्वाइन कर दो ऐसा, तो ये क्या बन गया हमारा, आर वेक्टर बन गया। और हम जानते हैं ये बात कि टॉर्क क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब आर क्रॉस एफ कर दो भाई, आर से एफ की तरफ ले जाओ। आर से जब आप एफ की तरफ लेके जाओगे तो आपकी उंगली कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी। उंगली आपकी कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो यहां पर ये वैल्यू कहाँ किस डायरेक्शन में आ रही होगी, ये वैल्यू किस डायरेक्शन में आ रही होगी, ये वैल्यू सर आ रही होगी प्लस जेड की डायरेक्शन में। ठीक, या हम इसको कह सकते हैं प्लस के के डायरेक्शन में। करके देखो ना, अपने हाथ को रखो और आर से एफ की तरफ लेके जाओ तो ऊपर की तरफ आ रहा होगा। ठीक, तो ये वाला चीज गलत हो गया, ये वाला चीज क्या हो गया, गलत हो गया। अब टाउ डैश कॉस्ड बाय एफ अलोंग जेड डैश, अब जेड डैश के बारे में बताओ, यहाँ टॉर्क कितना लग रहा होगा। अगेन इस पॉइंट से इसको ऐसे ज्वाइन करने वाले, ये अगेन इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर बना दो, ये क्या हो जाएगा, आर डैश वेक्टर मान लेते हैं। तो टाउ डैश क्या हो जाएगा, टाउ डैश वेक्टर क्या होगा सर, सर वो हो जाएगा आर डैश वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब वही काम करो, आर से एफ की तरफ लेके जाओ, आर से एफ की तरफ लेके जाओ तो आप देखो नीचे की तरफ उंगली आ रही, मतलब इसका ये कहाँ होगा, माइनस जेड डैश के डायरेक्शन में होगा, ये माइनस जेड डैश के डायरेक्शन में होगा। माइनस जेड डैश कौन सा होगा, माइनस के कैप ही होगा। माइनस जेड डैश कौन सा डायरेक्शन है, माइनस के कैप ही है। तो ये वाला चीज सही है, दिस इज करेक्ट। ठीक, फिर टॉर्क कास्ट बाय एफ अलोंग जेड एक्सिस इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन अबाउट टॉर्क कॉस्ड बाय एफ अलोंग जेड एक्सिस इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन अबाउट जेड एक्सिस। अब इसमें से कोई एक डैश मानना पड़ेगा ना, इसमें दोनों जेड जेड लिख दिया, तो इसको हम डैश कर देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट सही हुआ कि नहीं। तो आप ये देखो कि मॉड आर वन, नहीं, अब इसमें आप क्या करो, आर को आप ऐसे, एफ को आप ऐसे एक्सटेंड कर लो, क्योंकि आपको आर परपेंडिकुलर देखना है ना, तो एफ को आप ऐसे एक्सटेंड करो, इसके अलोंग ऐसे मैंने एक्सटेंड करके बना दिया। ठीक, अब इससे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, ऐसा बनेगा। तो देखने से ऐसा लग रहा है, जैसे देखने से ऐसा लग रहा है कि जो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी देखो इस केस में ना डायग्राम थोड़ा उतना अच्छा किताब में दिया हुआ नहीं है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा दोनों का कि किससे ज्यादा है, जिससे ज्यादा होगा उसका टॉर्क ज्यादा होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, इस पे हम कमेंट ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि डायग्राम से दिख नहीं रहा। व्हाट यू हैव टू डू इज, एफ की जो लाइन है उसको एक्सटेंड करो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ड्रॉ कर दो, जिसका क्योंकि टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा इस केस में, ये होगा सर आर परपेंडिकुलर इस केस का इंटू एफ का मैग्नीट्यूड। और इस केस में सर टॉर्क कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सर इस केस में आर डैश का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यस सर, और एफ का मैग्नीट्यूड। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो दोनों में सेम है, तो जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, टॉर्क ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और जिसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा जिस केस में, वो ज्यादा होगा। अब इस डायग्राम से क्लियरली दिख नहीं रहा क्योंकि डायग्राम उतना क्लियर नहीं है उतना, तो हम इस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट हाँ, एक पक्का गलत है और बी पक्का सही है। टोटल टॉर्क इज गिवन बाय दिस, ये गलत है। नेट टॉर्क जब हम निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए F1 फोर्स लग रहा है, एक F2 फोर्स लग रहा है, एक F3 फोर्स लग रहा है। इन तीनों का या चारों का या जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, मान लीजिए Fn फोर्स, एन फोर्सेस लग रहे हैं, तो इन सभी का टॉर्क निकालते हैं, टाउ वन, टाउ टू, टाउ थ्री, टाउ एन।
अबाउट एनी पर्टिकुलर एक्सेस, एनी एक्सेस। और नेट टॉर्क निकालने के लिए इन सभी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको नेट टॉर्क निकालना है तो किसी एक पर्टिकुलर एक्सेस के अबाउट सारे फोर्सेस का टॉर्क निकालते हैं और उनका वेक्टर सम करते हैं। ऐसा नहीं करते कि दो अलग अलग एक्सेस के अबाउट निकाल के ऐड कर दिया, ये नहीं वैलिड है। एक एक्सेस के अबाउट सारे वेक्टर का सम करो। मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये कोई ऐसा सिस्टम था, अब इस पे लग रहे हैं बहुत सारे फोर्सेस, मैं बना रहा हूं। मान लीजिए F1 ऐसा लग रहा है, F2 ऐसा लग रहा है, F3 कुछ ऐसा लग रहा है, F4 ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए दो एक्सेस है, एक एक्सेस ऐसे पास हो रही है और एक एक्सेस यहाँ कहीं से पास हो रही है ऐसे, ये 1 और 2। अब आपको जब नेट टॉर्क निकालना पड़ेगा तो किसी एक एक्सिस के आउट निकालोगे, या तो आप 1 के आउट निकालोगे या 2 के आउट निकालोगे। अगर मान लीजिए आपको नेट टॉर्क 1 के आउट निकालना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फोर्स का निकाल लोगे, सेकंड का निकालोगे, थर्ड का निकालोगे, फोर्थ का निकालोगे और सबका फिर वेक्टर सम करोगे 1 के अबाउट। और जब 2 का निकालना होगा तो सेम काम 2 के लिए करोगे, 1 का निकालोगे, 2 का निकालोगे, 3 का, 4 का निकालोगे और सबको ऐड करोगे। ये नहीं करोगे कि 1 का अलग निकाला, 2 का अलग निकाला, दोनों को जोड़ दिया, नहीं। एक बॉडी एक बार में किसी एक एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही होगी, मान लीजिए आपने 1 के अबाउट निकाल रहे हो तो सिर्फ उसके अबाउट, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि दो अलग अलग एक्सेस के अबाउट निकाल के नहीं जोड़ते नेट टोटल टॉर्क निकालने के लिए। एक पर्टिकुलर किसी एक्सेस के अबाउट जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, उसके अबाउट जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी का निकाल के जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये डी ऑप्शन एकदम गलत है। ये बहुत ही अच्छा चीज पूछा उन्होंने, ये समझने वाला पॉइंट है, कंसेप्चुअल पॉइंट है ये। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, ये आखिरी सवाल आज का। विथ रेफरेंस टू फिगर 7.6 ऑफ अ क्यूब ऑफ एज ए। ठीक, क्यूब है, बात इंपॉर्टेंट है, क्या क्यूब है, एंड ए मास एम। तो कौन से ट्रू या फॉल्स सिस्टम में स्टेटमेंट वो हमें बताना है। ठीक, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड इज आई एक्स। अगर जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आई एक्स प्लस आई वाई, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ओनली वैलिड फॉर प्लेनर बॉडीज। नॉट फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स। 3D ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है वो वैलिड होता है सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए, 3D ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता। ठीक, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्यूब अबाउट जेड डैश। जेड डैश कहां है भाई, ये है जेड डैश, दिस इज जेड डैश। ठीक, दिस इज जेड डैश, दिस इज जेड, और ये वाला जो है ये है जेड डबल डैश। अब बोल रहा है कि अबाउट जेड डैश इतना होगा। अब भाई जेड डैश पे निकालना है तो आप यहां से देखो एक बात, जेड से जेड डैश अगर आपको जाना है तो आप देख रहे हो जेड एंड जेड डैश आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यहां पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक, एंड इट इज वैलिड फॉर बोथ प्लेनर एंड 3D ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका जो डायगोनल होगा ये कितना होगा, वो हो जाएगा बेटा √2a। तो डायगोनल का आधा कितना होगा, ये आधा कितना हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। तो आपको अगर आई जेड डैश निकालना है तो ये कितना हो जाएगा सर, आई जेड प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। डी क्या होता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो इस केस में क्या है, a/√2 है। तो हो जाएगा आई जेड प्लस एम इंटू a/√2 का स्क्वायर।
ये हो जाएगा आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा आई जेड डैश हो जाएगा। ये वाला चीज सही है, ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट जेड डबल डैश। भाई जेड ये है, जेड डबल डैश ये है, ध्यान से देखो, जेड ये है, जेड डबल डैश ये है, ये ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, तो यहां पे नॉट वैलिड है। ठीक, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां वैलिड नहीं है। जेड और जेड डबल डैश ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, तो हम ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। आप बोलोगे सर सिमिट्री से तो सेम होगा, भाई सिमिट्री से सेम होगा, बट इस फिगर के रिस्पेक्ट में बताना है। क्या आप जेड और जेड डैश के रिस्पेक्ट में सीधा आप लिख सकते हो क्या? ये चीज नहीं लिख सकते। ठीक है, सिमिट्री विमिट्री बात अलग है, वो कि वो हम बाद में बताएंगे, बट इस फिगर के रिस्पेक्ट, अगर आपको इसके बारे में पता है तो इसके बारे में बता सकते हो सीधा, नहीं डायरेक्टली नहीं बता सकते। ठीक, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, हाँ ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि क्या है, बोला गया क्यूब है, तो सिमिट्री से आई एक्स और आई वाई क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा सिस्टम। तो आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। ये एक अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो ये थे बेटा आज के सवाल। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। इस लेक्चर के पीडीएफ आपको जीत शशि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका क्यूआर आपके स्क्रीन पर अभी है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर लो, या इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बेटा। अपने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट छोड़ के जरूर जाएं। और इस तरीके के अमेजिंग कंटेंट के साथ मैं आपको फिर से मिलता रहूंगा और आपकी इस प्रिपरेशन को और मजबूत कराऊंगा और एंड तक आपका साथ दूंगा। थैंक यू बेटा आज के इस लेक्चर के लिए। जल्द ही मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।